जय हिंद साथियों, मैं शिवान स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल द प्राइम स्टार में। जुड़ते हैं आपसे एक और वीडियो के माध्यम से। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे ऐतिहासिक व्यक्तित्व हम लोग पढ़ रहे हैं और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के बारे में भाग 1 आपका हो चुका है। इस भाग में हम लोग उनके बारे में और आगे चीज़ों को जानेंगे और ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। आपको हर परीक्षा में इस वीडियो से एक क्वेश्चन निश्चित ही मिलता रहेगा और महात्मा गांधी जी इतने महान व्यक्तित्व हैं इनके बारे में आपका एक क्वेश्चन अक्सर बनता ही रहता है। तो बिल्कुल ये वीडियो बहुत ध्यान से देखें। इसके बाद में पार्ट 3 में हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे और पार्ट 3 के साथ में हम लोग कोशिश करेंगे कि इनसे संबंधित जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन आपके एक ही वीडियो में समाहित किए जाएँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। और गांधी जी के बारे में आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। गांधी जी की बेसिक डिटेल सारी हम लोग जान चुके हैं। हम लोग जानेंगे आज स्वदेश में इनके जो प्रारंभिक सत्याग्रह हैं, तो इन्होंने अपने देश में जो सत्याग्रह की शुरुआत की है ये हम लोग जानने वाले हैं। तो जो प्रारंभ हुआ है सत्याग्रह, सत्याग्रह जानते हैं सत्याग्रह क्या है, इनको कहाँ से प्रेरणा मिली। तो सत्याग्रह की जो प्रेरणा इन्हें डेविड थोरो, लियो टॉलस्टॉय, जॉन रस्किन और एमर्सन के द्वारा मिली, इनके विचारों से मिली। इन महान व्यक्तियों के विचारों से गांधी जी को ये आपकी सत्याग्रह की प्रेरणा मिली हुई है। तो इन लोगों के नामों को आपको याद रखना पड़ेगा, डेविड थोरो, लियो टॉलस्टॉय, जॉन रस्किन और एमर्सन। और इनमें से आपकी 3 लोगों की पुस्तकें हैं। डेविड थोरो की सिविल डिसोबीडियंस, लियो टॉलस्टॉय की किंगडम ऑफ गॉड इज़ विद इन यू, जॉन रस्किन की अनटू दिस लास्ट और एमर्सन के विचार थे आपके जिनसे ये प्रेरित हुए और सत्याग्रह के लिए इन्होंने कार्य प्रारंभ किया। तो सत्याग्रह आधारित जो है आपका ये सत्य और अहिंसा पर है। तो सत्याग्रह किस पर आधारित है आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या सत्याग्रह की प्रेरणा गांधी जी को कहाँ से मिली, किससे मिली। तो पुस्तकों के नाम और व्यक्तियों के नाम। फिर सत्याग्रह का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो आप जानते हैं सत्य का आग्रह, सत्य और आग्रह, इसका संधि विच्छेद होगा सत्य और आग्रह। तो सत्य के लिए आग्रह करना मतलब सत्य को पकड़ के रखना, सत्य को जकड़ के रखना, ये होता है आपका सत्याग्रह का शाब्दिक अर्थ। अब गांधी जी की चिंता क्या थी सत्याग्रह को लेकर कि ये निष्क्रिय प्रतिरोध से कैसे अलग रखें इसे, क्योंकि सत्याग्रह क्या था, एक अलग टाइप की तकनीक थी जिसमें उपवास, हिजरत, बंदी तथा हड़ताल ये सब प्रमुख थे। जबकि उस समय आपका क्या था, उस समय आपका जो सक्रिय प्रतिरोध जारी था। लोग क्या कर रहे थे, लोग मारने काटने पर उतारू थे, है ना। और आपका काफ़ी सारे ऐसे लोग थे जो गरम दल के नेता थे आपके, वो सशस्त्र आंदोलन करना चाहते। तो इसके लिए गांधी चिंतित थे कि कैसे ये अलग ही तकनीक है, इसको कैसे हम लोग फॉलो करेंगे, कैसे लगाएंगे, जारी करेंगे देश में। तो गांधी जी के जो राजनीतिक गुरु थे आप लोग जानते हैं ना, एमजी, जीके और एमजी। तो जो महात्मा गांधी जी के राष्ट्रपति थे, जीके मतलब गोपाल कृष्ण गोखले जी थे। तो इन्होंने क्या किया, इनको सलाह दी कि आप एक बार भारत भ्रमण करें, उसके बाद में आप जब देश को जानेंगे तभी आप ये सारी चीज़ें लागू कर पाएंगे। तो गांधी जी ने क्या किया, 15 से 16 लगभग 2 वर्ष तक भारत का भ्रमण किया। किसने सलाह दी, उनके जो राजनीतिक गुरु थे, कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले जी। इसके बाद उन्होंने क्या किया, 3 प्रारंभिक आंदोलनों का नेतृत्व किया। जो प्रारंभिक आंदोलन है गांधी जी के बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत बार एग्जाम में पूछे गए, उनको आपको याद रखना है। तो गांधी जी के सारे आंदोलनों के लिए एक ट्रिक है हमारे पास, वो ट्रिक हम आपको बाद में देंगे। ट्रिक सुन लेते हैं एक बार। चंपा खेड़ा के अहम के खिलाफ असहयोगी डंडे से भी भागे नहीं। तो चंपा खेड़ा और अहम, ये 3 इनके प्रमुख और प्रारंभिक आंदोलन है। 1917 में इन्होंने भारत में प्रथम सत्याग्रह, कौन सा, चंपा मतलब चंपारण बिहार का नेतृत्व किया। तो चंपारण बिहार में इन्होंने एक सत्याग्रह किया, ये इनका प्रथम है 1917 में। और दूसरा जो है 1917-16 में आपका खेड़ा में इन्होंने कर नहीं, नो टैक्सेशन आंदोलन चलाया और अहमदाबाद में मिल मजदूरों की लड़ाई लड़ी। तो अहमदाबाद, खेड़ा और चंपा ये सारे के सारे प्रमुख हैं इनके। चलिए इनको डिटेल से जानेंगे हम लोग आगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में। तो सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह जो 1917 में हुआ, क्या हुआ, ये आपका किसानों से एक अनुबंध था 3/20, मतलब 20 कट्टा में 3 कट्टा उन्हें क्या करना पड़ता था, नील खेती करने के लिए बाध्य किया जाता था। यदि 20 कट्टा खेती कर रहे हो तो उसमें से 3 कट्टा तुम्हें नील की खेती करनी ही पड़ेगी। इसे क्या कहा जाता था, 3 कठिया पद्धति कहा जाता था। तो इस 3 कठिया पद्धति के लिए नील के किसान, जो किसान थे वो नील की खेती करने के लिए बाध्य थे।
तो किसान क्या कर चाहते थे, इससे छुटकारा चाहते थे। इसके लिए राजकुमार शुक्ल जी थे, इनका नाम याद रखिएगा, इन्होंने इसे गांधी जी को आमंत्रित किया। तो राजकुमार शुक्ल जी ने गांधी जी को आमंत्रित किया। तब गांधी जी ने भारत में पहली सत्याग्रह कहाँ से, चंपारण बिहार से ही शुरू की। तो इससे क्या हुआ, सरकार झुक गई और जांच के लिए आयोग का गठन किया गया और इस पद्धति को समाप्त करके वसूली का 25% हिस्सा किसानों को वापस कर दिया गया। तो देखा ना, पहला सत्याग्रह सफल रहा गांधी जी का, और पहला सत्याग्रह जो था वो चंपारण सत्याग्रह था। फिर इसके बाद में क्या हुआ, गांधी जी के कुशल नेतृत्व, तो गांधी जी ने जो नेतृत्व किया उससे प्रभावित होकर के इन्हें महात्मा की उपाधि दी। किसने दी थी महात्मा की उपाधि? सारी ट्रिक पढ़ चुके हैं हम लोग पिछले वीडियोस में, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। तो उपाधियाँ किसने किसको दी, ये ट्रिक आपकी आ चुकी है। और काफ़ी सारे जो आपके इतिहास की डेट्स हैं उसकी भी ट्रिकें आ चुकी हैं, आप पिछले वीडियोज़ में जा करके देख सकते हैं। तो ये था आपका चंपारण। फिर आपका नेक्स्ट जो है आपका एक खेड़ा सत्याग्रह। तो खेड़ा सत्याग्रह जो हुआ इसके अगले साल हुआ आपका 1918 में। तो 1918 में क्या हुआ आपका, गुजरात के खेड़ा ज़िले में क्या पड़ा, भीषण अकाल पड़ा, बहुत बड़ा अकाल पड़ा। इसके बावजूद भी सरकार ने क्या किया कि जो आपकी टैक्स वसूली होती थी उसको बंद नहीं किया, और इसको क्या किया, 23% और बढ़ा दिया। तो बड़ी बुरी हालत हो गई। एक तो अकाल पड़ गया, खेती हुई नहीं, और सरकार ने टैक्स लेना बंद तो किया ही नहीं, और 23% और ज़्यादा बढ़ा दिया। तो राजस्व व्यवस्था के अनुसार उस समय नियम ये था कि यदि उत्पादन कुल उत्पादन के जो है 1/4 से कम हो तो किसानों का कर्ज माफ़ कर देना चाहिए। कि फसल का उत्पादन कुल उत्पादन 1/4 से कम है तो किसानों का कर्ज माफ़ कर देना चाहिए, लेकिन सरकार ने और बढ़ा दिया। इस पर गांधी जी ने क्या कहा कि यदि सरकार गरीब किसानों का कर्ज माफ़ कर दे तो सक्षम किसान स्वयं कर दे देंगे। गांधी जी ने यह बात कही कि भाई टैक्स आपको मिलेगा, लेकिन जो गरीब किसान है उनका कर्ज माफ़ कर दिया जाए, सक्षम किसान टैक्स दे देंगे खुद। तो सरकार को ये बात माननी पड़ी, और उन्होंने गुप्त रूप से अपने अधिकारियों से कहा कि जो किसान सक्षम है उन्हीं से कर लिया जाए। तो इस तरह से आपका खेड़ा सत्याग्रह भी आपका सफल हुआ गांधी जी के लिए। तो चंपारण बिहार में, फिर खेड़ा सत्याग्रह गुजरात में। इसके बाद हुआ आपका अहमदाबाद में मिल हड़ताल। तो अहमदाबाद मिल हड़ताल आपकी उसी साल 1918 में हुई। ये आंदोलन किस लिए हुआ आपका, भारतीय कपड़ा मिल मालिकों के खिलाफ। जो कपड़ा मिल मालिक थे वो क्या कर रहे थे, मज़दूरों को बोनस नहीं दे रहे थे। उनको समस्या, उनके लिए बोनस वगैरह कोई व्यवस्था नहीं थी, और ज़्यादा काम ले रहे थे। इसके लिए गांधी जी ने क्या किया, भूख हड़ताल करने के लिए कहा, और ख़ुद भी भूख हड़ताल की। ये उनकी क्या थी, पहली भूख हड़ताल थी। ये महत्वपूर्ण हो जाता है आपका। अहमदाबाद मिल हड़ताल जो है गांधी जी की पहली भूख हड़ताल है, जबकि पहला सत्याग्रह गांधी जी का जो है भारत में वो अलग है, और जो पहला सत्याग्रह वो आपका अलग है, वो पिछले वीडियोज़ में आया था। और जो पहला सत्याग्रह भारत में वो आपका आज ही अभी आपने पढ़ा हाल में। तो ये इनकी पहली भूख हड़ताल थी। इसके बाद क्या हुआ, मिल मालिक समझौते के लिए तैयार हुए, और एक ट्रिब्यूनल को मामला सौंपा गया जिसने मज़दूरों का पक्ष लेते हुए कितना बोनस, 35% बोनस देने का फैसला सुनाया। तो बहुत ही डिटेल में आपका वीडियो थोड़ा सा लंबा ज़रूर होगा, लेकिन यदि आप एक बार पढ़ लेंगे तो आपको बार बार फिर पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों। तो थोड़ा सा एक बार टाइम दे दें, लंबा वीडियो है, बिल्कुल भी टेंशन फ्री होते हुए एक मस्त स्टोरी की तरह सुनते हैं ना, गांधी जी ने क्या क्या किया वो सारी स्टोरियाँ हम लोग सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो नेक्स्ट इसके बाद में उनको जो अगला क्या था, चंपा खेड़ा के अहम के खिलाफ से खिलाफत आंदोलन। तो खिलाफत आंदोलन जो चला है वो आपका 1919 से 1922 तक चला है। इसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य भारत में कोई नहीं था, भारत में तो हिंदू मुस्लिम एकता के लिए चलाया गया, लेकिन इसका जो प्रमुख उद्देश्य था वो तुर्की में खलीफा के पद की पुनः स्थापना करने के लिए अंग्रेज़ों पर दबाव डालना था। तो समझ रहे हैं ना, भारत में तुर्की के लिए आंदोलन हो रहा है, तो तुर्की में खलीफा पद की पुनः स्थापना के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि आपसे अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है और हम लोग गलत आंसर दे देते हैं। तो इसका उद्देश्य तुर्की में खलीफा पद की पुनः स्थापना करना था। कारण क्या थे, तो कारण आपके क्या थे, जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था आपका, उसमें ऑटोमन तुर्क साम्राज्य जो था उसकी विश्व युद्ध में हार हो गई, और मुसलमान क्या हो गए, इससे नाराज़ हो गए, और इसी के बाद में शेबे की संधि की गई, ये 1920 में हुई। तुर्की के साथ क्या हुआ, कठोर शर्तें लगाई गई, तो इससे और ज़्यादा मुसलमान नाराज़ हो गए। फिर थर्ड क्या था, अंग्रेज़ों द्वारा सुल्तान के विरुद्ध उकसाए जाने से अरब में विद्रोह हुआ। तो अंग्रेज़ों ने सुल्तान के विरुद्ध लोगों को उकसाया और अरब में विद्रोह हुआ, जिससे भारत में मुसलमानों की भावना क्या हुई, आहत हुई। तो तुर्क साम्राज्य की हार से मुसलमान नाराज़ हुए। शेबे की संधि में तुर्क के साथ कठोर शर्तें लगाई गई, उससे दिक्कत हुई।
और सुल्तान के विरुद्ध उकसाया अंग्रेज़ों ने और उससे विद्रोह हुआ। इससे भी मुसलमान कहीं ना कहीं प्रभावित हुए, उनकी भावनाएं आहत हुई और फिर ये तो होना ही था। और भी कुछ कारण थे। और क्या कारण था आपका? ये प्रथम विश्व युद्ध से संबंधित है। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद ब्रिटिश सरकार ने तुर्की साम्राज्य का विघटन करने का निश्चय किया। विघटन कर दिया तुर्की साम्राज्य का, और इसके लिए क्या भारत में फिर खिलाफत आंदोलन प्रारंभ हुआ। और 17 अक्टूबर 1919 को क्या हुआ? अखिल भारतीय स्तर पर खिलाफत दिवस मनाया गया। 17 अक्टूबर 1919 महत्वपूर्ण डेट हो जाती, खिलाफत दिवस मनाया गया भाइयों, है ना। और आंदोलन प्रारंभ हो गया। फिर 10 अगस्त 1920 को क्या हुआ? सीवर संधि हुई। 10 अगस्त 1920 को सीवर संधि, इसमें तुर्की का विभाजन कर दिया गया। तब तो भैया बहुत ही बुरी हालत हो गई है ना। तो दो लोगों को नेतृत्व दिया गया, मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली। इन्होंने क्या किया? खिलाफत कमेटी का गठन किया और अंग्रेज़ों के खिलाफ खिलाफत आंदोलन प्रारंभ कर दिया। इस आंदोलन का समर्थन कांग्रेस द्वारा किया गया, है ना, क्योंकि महात्मा गांधी के विचार से अंग्रेज़ों के खिलाफ हिंदू मुसलमानों के एक होने का यह स्वर्णिम अवसर था। तो हिंदू मुस्लिम एकता के लिए गांधी जी ने इसका समर्थन किया और कांग्रेस ने भी इसका समर्थन किया। लेकिन बाद में क्या हुआ? जब मुस्तफ़ा कमाल पाशा के नेतृत्व में तुर्की के खलीफा की सभा समाप्त कर दी गई, तो 1922 में आंदोलन स्वतः ही समाप्त हो गया। तो जो आपका खिलाफत आंदोलन था 1919 में प्रारंभ हुआ और 1922 में कब समाप्त हो गया? जब मुस्तफ़ा कमाल पाशा के नेतृत्व में जो तुर्की के खलीफा की सभा थी वो समाप्त कर दी गई, है ना। तो लोगों को ये आंदोलन समाप्त करना पड़ा। इसके बाद में आता है आपका, क्या पढ़ा आपने? चंपा खेड़ा के अहम के खिलाफ असहयोगी। तो आगे क्या आया आपका? असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन कब आया? तो सीरीज से आपके 17, 18, 19, 20। तो ये आपका 20 से 22 तक चला है। 19 से 22 तक आपका खिलाफत, और असहयोग आंदोलन 20 से 22 तक। तो असहयोग आंदोलन क्या था आपका? गांधी जी क्या हुए? रॉलेट एक्ट और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो सुधार थे, इनसे गांधी जी को बहुत बुरा लगा, बहुत ख़राब लगा, आघात लगा, और मुसलमानों ने भी खिलाफत कमेटी का गठन कर खिलाफत आंदोलन शुरू कर दिया। उसी बीच में खिलाफत आंदोलन तो चल ही रहा था, आपको पता ही है। तो गांधी जी ने अंग्रेज़ों के खिलाफ क्या किया? असहयोग आंदोलन चलाने का निश्चय किया। किसके कारण? रॉलेट एक्ट और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के कारण। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था ब्रिटिश भारत की राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक संस्था का बहिष्कार करना, है ना। जैसे कि इसका नाम ही असहयोग, तो हमें कोई भी सहयोग नहीं करना है। किसका? ब्रिटिश भारत की राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक संस्था, इन सब का बहिष्कार करेंगे और शासन की मशीनरी को ठप कर देंगे। इसकी शुरुआत कैसे हुई? 1922 में राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन से इसकी शुरुआत हुई। तो 1920 में राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन से? कलकत्ता अधिवेशन से। सारी चीज़ें याद रखनी है। बाद में दिसंबर 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में इस निर्णय को स्वीकृति दी गई। शुरुआत आपकी कलकत्ता अधिवेशन से, लेकिन स्वीकृति किस उसमें दी गई है? नागपुर अधिवेशन में। फिर जनवरी 1921 में कांग्रेस द्वारा गांधी जी के नेतृत्व में ईमानदारी पूर्वक असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया गया। तो प्रारंभ किया गया कब? 1921 में। 20 में प्रारंभ हुआ कलकत्ता अधिवेशन से, और 20 के नागपुर अधिवेशन से इसको स्वीकृति दी गई। लेकिन जनवरी 21 से ये कांग्रेस द्वारा गांधी जी के नेतृत्व में ईमानदारी से प्रारंभ किया गया। फिर इसको सफल बनाने के लिए क्या क्या प्रयास किए गए भाई? तो सरकारी उपाधियां वापस कर दी गई, वैतनिक और अवैतनिक पदों का त्याग कर दिया गया। जितनी भी सरकारी थी आपके, है ना, सरकारी वैतनिक पदों, अवैतनिक पदों, सबका त्याग कर दिया गया। सरकारी उत्सवों तथा दरबारों में सम्मिलित न होना, ऐसा निर्णय लिया गया कि इसमें सरकारी उत्सव जो भी होंगे, दरबार होंगे, उसमें सम्मिलित नहीं होंगे। सरकारी और अर्ध सरकारी स्कूलों को छोड़ दिया गया। बच्चों ने स्कूल छोड़ दिए, उनके गार्जियन ने छुड़वा दिए उनके स्कूल। और 1919 के अधिनियम के अंतर्गत होने वाले चुनावों का भी बहिष्कार किया गया। जो 1919 के अधिनियम चुनाव होने वाले थे उनका भी बहिष्कार किया गया। सरकारी अदालतों का बहिष्कार किया गया और विदेशी माल का बहिष्कार किया गया। आपको पता है ना, क्या होली बोली जलाई गई थी, है ना। तो फिर गांधी जी ने क्या किया? पत्र लिख करके लॉर्ड रीडिंग को सूचित किया कि यदि सरकार ने अपना रवैया न बदला तो शीघ्र ही कर न देने का आंदोलन चलाया जाएगा। अभी तक लोग कर दे रहे थे लेकिन कर नहीं देंगे, ऐसी भी बात कही गई। लेकिन आंदोलन आपका समाप्त हो गया। घटना घटित हुई जिसके कारण आपका आंदोलन समाप्त हो गया। क्यों? क्योंकि गांधी जी ने क्या कहा था कि ये आंदोलन पूरी तरह अहिंसक होने चाहिए। गांधी जी सत्याग्रह पर थे और सत्याग्रह के बारे में आपने पहले ही जान रखा है, अहिंसक होने चाहिए। लेकिन फरवरी 1922 में क्या हुआ? चौरी चौरा कांड हो गया, जानते हैं ना आप लोग। उसके कारण इसे
स्थगित कर दिया गया। चौरी चौरा कांड क्या था, आपको पता ही होगा, नहीं पता है चलो जान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चौरी चौरा कांड जो हुआ 4 फरवरी 1922 को हुआ। ये कहाँ पर हुआ, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में। तो गोरखपुर के पास में चौरी चौरा नाम का एक कस्बा है। वहाँ पे क्या हुआ कि भारतीय जो आंदोलनकारी थे उन्होंने एक पुलिस चौकी को आग लगा दी। वहाँ पे चौरी चौरा में पुलिस चौकी को आग लगा दी। उसमें क्या थे, कुछ पुलिसकर्मी छुपे हुए थे। कितने पुलिसकर्मी, 22 पुलिसकर्मी छुपे हुए थे और वो सारे के सारे उसी में जिंदा जल गए। तो ये तो हिंसक हो गया। इसके कारण क्या हुआ, आगे मुकदमा वगैरह चला गांधी जी पर और फिर उन्हें सज़ा भी हुई। तो ये सब हम लोग जानेंगे। तो इस तरह से जब ये हिंसक हो गया तो गांधी जी ने क्या किया, इसको वापस ले लिया। तो अब आगे कुछ घटनाक्रम जान लेते हैं। 1919 में क्या हुआ, रॉलेट बिल पास हुआ जिसमें भारतीयों के आम अधिकार छीने गए, है ना। रॉलेट एक्ट जानते हैं ना आप लोग, कितना खतरनाक था। उससे भारतीयों के आम अधिकार छीन लिए गए और विरोध में उन्होंने क्या किया, पहला अखिल भारतीय सत्याग्रह छेड़ा। तो इन्होंने क्या, पहला अखिल भारतीय सत्याग्रह छेड़ा और राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आह्वान भी सफल हुआ। इन्होंने क्या किया, गांधी जी ने अंग्रेजी साप्ताहिक पत्र यंग इंडिया तथा गुजराती साहित्य साप्ताहिक नवजीवन के संपादक का पद ग्रहण किया। तो इन्होंने 2 पत्रिकाओं का इस समय वो किया है। तो यंग इंडिया जो अंग्रेजी साप्ताहिक है और नवजीवन जो है वो गुजराती साप्ताहिक है। नाम याद रखेंगे और किस भाषा के, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 1920 में क्या हुआ, अखिल भारतीय होम रूल लीग के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। तो अखिल भारतीय होम रूल लीग के अध्यक्ष निर्वाचित हुए गांधी जी और इन्होंने कैसर हिंद पदक लौटा दिया। पता है ना आपका, कैसर हिंद पदक लौटाए थे इन्होंने। फिर द्वितीय राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह आंदोलन का आरंभ किया इसी समय इन्होंने 1920 में। कौन सा था आपको पता है ना। फिर 1921 में बम्बई में विदेशी वस्त्रों की इन्होंने होली जलाई और सांप्रदायिक हिंसा के विरुद्ध बम्बई में 5 दिन का उपवास एवं व्यापक अवज्ञा आंदोलन भी प्रारंभ किया। तो बम्बई में इन्होंने विदेशी वस्त्रों की होली भी जलाई और 5 दिन का उपवास रखा। फिर 1922 में चौरी चौरा की हिंसक घटना के बाद इन्होंने जन आंदोलन स्थगित कर दिया। उन पर क्या चला, राजद्रोह का मुकदमा चला और उन्होंने स्वयं को दोषी स्वीकार भी किया। गांधी जी कैसे थे, बहुत सत्यवादी थे। उन्होंने स्वयं को दोषी स्वीकार कर लिया और जज ब्रमफील्ड द्वारा 6 वर्ष का कारावास का दंड दिया गया गांधी जी को। तो गांधी जी को 1922 की जो चौरी चौरा घटना थी उसके कारण उनको क्या है, 6 वर्ष का कारावास मिला। 1923 में गांधी जी ने क्या किया, दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह, ये पुस्तक और आत्मकथा के कुछ अंश कारावास के दौरान इन्होंने लिखे। तो जो कारावास इन्हें दिया गया था उसके दौरान उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह पुस्तक और आत्मकथा के अपने कुछ अंश लिखे। 1924 में सांप्रदायिक एकता के लिए 21 दिन का उपवास रखा और बेलगाम कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए। तो गांधी जी ने एकमात्र जो अधिवेशन की अध्यक्षता की है वो आपका कौन सा था, बेलगाम कांग्रेस का अधिवेशन। फिर आपका 1925 में 1 वर्ष के राजनीतिक मौन का निर्णय लिया। तो गांधी जी ने जो राजनीतिक मौन का निर्णय लिया कब लिया था, 1925 में। 1928 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिया और पूर्ण स्वराज्य का आह्वान किया इन्होंने। इसके बाद 1929 में लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस घोषित किया। 26 जनवरी स्वतंत्रता दिवस थी हमारी एक समय, है ना। आज हम लोग क्या मनाते हैं, गणतंत्र दिवस मनाते हैं, इसीलिए मनाते हैं ना। तो 1929 में लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में ऐसी घोषणा की गई थी 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने की। और पूर्ण स्वराज्य के लिए राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ किया कब, 1929 में। ये सारी घटनाएं हम लोग आगे डिटेल में जानेंगे, अभी सिर्फ पॉइंट वाइज देख रहे हैं। 1930 में इन्होंने ऐतिहासिक नमक सत्याग्रह प्रारंभ किया और साबरमती से डांडी तक की यात्रा का नेतृत्व किया और सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया। 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ और द्वितीय गोलमेज परिषद के लिए इंग्लैंड यात्रा की। वापसी में ये महान दार्शनिक रोमा रोलान से भेंट की इन्होंने। तो ये सारी पॉइंट वाइज लीनियर डिटेल्स थी, इनको हम लोग फुल डिटेल में भी जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग कहाँ तक चलेंगे, हम लोग सिर्फ नेहरू रिपोर्ट 1929 तक जानेंगे। तो आगे जाते हैं हम लोग साइमन कमीशन के बारे में जानते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है ना। तो साइमन कमीशन कब आया, 1927 में। तो 27 साई 28 में ऐसी कुछ ट्रिक हम लोगों ने पढ़ी थी। तो ये आपकी ट्रिक्स पहले आ चुकी हैं जो इतिहास की प्रमुख घटनाक्रम है। आप चाहें तो वीडियोस में जा सकते हैं पिछले वीडियोस में और ये ट्रिक देख सकते हैं। 1919 के भारत शासन अधिनियम की समीक्षा के लिए, जो 1919 में भारत शासन अधिनियम आया था उसकी समीक्षा के लिए साइमन कमीशन आयोग का गठन किया गया। इसके अध्यक्ष कौन थे, सर जॉन साइमन, इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया, साइमन कमीशन रखा गया। तो अध्यक्ष का नाम आप याद रखेंगे
इसके विरोध का कारण क्या था, क्यों विरोध किया गया इसका? इस आयोग में एक भी भारतीय नहीं था, इसीलिए भारतीयों को लगता था कि इसकी रिपोर्ट में पक्षपात होगा और अंग्रेज़ों के हितों का ध्यान रखा जाएगा। इसीलिए क्या हुआ, इसका विरोध हुआ और इसके बहिष्कार का निर्णय लिया गया। कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन 1927 में एम.ए. अंसारी की अध्यक्षता में, तो एम.ए. अंसारी की अध्यक्षता में मद्रास अधिवेशन में इसके बहिष्कार का निर्णय लिया गया। इसका भारत आगमन कब हुआ है? 3 फरवरी 1928 को। कहाँ पहुँचा? बम्बई पहुँचा। इसके बाद जो तहलका हुआ वो तो आपको पता ही है ना। तो साइमन कमीशन से जुड़े कुछ तथ्य जानते हैं। तो इसमें क्या हुआ, लाहौर लाठीचार्ज में क्या हो गए थे, लाला लाजपत राय जी घायल हुए थे और उन्होंने कथन कहा था कि मेरे ऊपर लाठियों से किया गया एक एक वार अंग्रेजी शासन की ताबूत की आखिरी कील साबित होगा। तो ये कथन किसने कहा था? हमारे लाला लाजपत राय जी ने कहा था। और 1928 से 1929 के बीच में साइमन कमीशन कितनी बार भारत आया? 2 बार भारत आया और मई 1930 में अपनी इसने रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिस पर लंदन में आयोजित गोलमेज सम्मेलन पर विचार होना था। तो गोलमेज सम्मेलन पर इसमें विचार किए गए आगे। अब साइमन कमीशन की सिफारिशें क्या क्या थीं? तो इन्होंने क्या कहा कि प्रांतों में दोहरा शासन समाप्त करके उत्तरदायी शासन स्थापित किया जाए। उस समय क्या थी, द्वैत शासन प्रणाली चल रही थी, तो इन्होंने उत्तरदायी शासन स्थापित किए जाने की सिफारिश की। केंद्रीय शासन में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाए, ऐसी सिफारिश की। भारत के लिए संघीय शासन की स्थापना की जाए। उच्च न्यायालय को भारतीय सरकार के अधीन कर दिया जाए। अल्पसंख्यकों के हितों के लिए गवर्नर व गवर्नर जनरल को विशेष शक्तियां दी जाएं। देख रहे हैं ना आप इनके सिफारिशों को। प्रांतीय विधानमंडल के सदस्यों की संख्या में वृद्धि कर दी जाए। संघ की स्थापना से पहले भारत में एक वृहत्तर भारतीय परिषद की स्थापना की जाए और वर्मा को ब्रिटिश भारत से अलग किया जाए। अखिल भारतीय संघ के विचारों को न माना जाए और प्रत्येक 10 वर्ष के पश्चात भारत की संवैधानिक प्रगति की जांच को समाप्त कर दिया जाए तथा ऐसा नवीन लचीला संविधान बनाया जाए जो स्वतः विकसित होता रहे। ऐसी कुछ इन्होंने सिफारिशें की साइमन कमीशन ने। इसके बाद क्या हुआ, नेहरू रिपोर्ट 1928 में आपकी बनाई गई। साइमन कमीशन की नियुक्ति के विरोध में दिल्ली में 12 फरवरी 1928 को एक सर्वदलीय सम्मेलन हुआ जिसमें 29 संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। तो ये तो बहुत बड़ा सम्मेलन था ना, एक सर्वदलीय सम्मेलन था 1928 में हुआ जो दिल्ली में, उसमें 29 संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। समय जो थे आपके लॉर्ड बर्कनहेड भारत सचिव थे, इन्होंने राष्ट्र नेतृत्व को एक ऐसा संविधान बनाने की चुनौती दी जिसे सभी स्वीकार करें। तो इन्होंने कहा भैया जाओ अपने लिए संविधान बना लो जाके। तो 1927 में मद्रास अधिवेशन में तय किया गया कि अन्य राजनीतिक दलों की संविधान का मसौदा बनाया जाए। तो 19 मई 1928 को डॉक्टर अंसारी की अध्यक्षता में बम्बई में सर्वदलीय सम्मेलन हुआ। इसमें मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई जिसे संविधान का मसौदा तैयार करने का कार्य सौंपा गया। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है कि नेहरू रिपोर्ट किसने प्रस्तुत की थी? तो ये जवाहरलाल नेहरू जी ने नहीं, उनके पिता मोतीलाल नेहरू जी ने प्रस्तुत की थी। तो नेहरू समिति ने 28 अगस्त 1928 को अपनी रिपोर्ट सौंपी। इसे लखनऊ में आयोजित सभा में स्वीकार कर लिया गया। तो नेहरू रिपोर्ट कब सौंपी गई आपकी? 1928 में। डेट याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें क्या सिफारिशें की गई? देश के लिए नए संविधान का स्वतंत्र उपनिवेश पर आधारित होने की मान्यता। जो नया संविधान होगा वह स्वतंत्र उपनिवेश पर आधारित होगा। विवेक, व्यवसाय तथा धर्म की स्वतंत्र व्यवस्था की जाए, मतलब हमें व्यवसाय, धर्म और विवेक ये सारे स्वतंत्र व्यवस्थाएं हो, कोई बाध्यता ना हो। भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया जाए, है ना। ये डोमिनियन स्टेट क्या है हम लोग नेक्स्ट वीडियोज़ में जानेंगे। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को समाप्त किया जाए और संयुक्त निर्वाचन प्रणाली को अपनाया जाए। तो ये सांप्रदायिकता को समाप्त किया जाए और संयुक्त निर्वाचन प्रणाली अपनाई जाए। भारत में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की जाए। संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना की जाए। तो ये सारी सिफारिशें कौन कर रहे हैं? नेहरू रिपोर्ट में की जा रही हैं। भाषाई आधार पर प्रांतों का गठन हो। तो ये भाषाई आधार पर प्रांतों का गठन पढ़ चुके हैं ना आप पहले। संविधान का पहला वीडियो ये आया था आपका, राज्यों का गठन। भारत में धर्मनिरपेक्ष राज्य होगा किंतु अल्पसंख्यकों के धार्मिक एवं सांस्कृतिक हितों का पूर्ण संरक्षण होगा। तो ऐसी बात कही गई। केंद्र एवं प्रांत में संघीय आधार पर शक्ति विभाजन हो और युवा सार्वभौम मताधिकार की व्यवस्था हो। तो ये कुछ सिफारिशें थी जो नेहरू रिपोर्ट द्वारा प्रस्तुत की गई। तो ये आपका वीडियो था गांधी जी से संबंधित कुछ अन्य विवरण भी आप जान रहे हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अपने चैनल को सब्सक्राइब करें यदि आपने नहीं किया है। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। जुड़ेंगे आपसे फिर से नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद साथियों।